नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इकोनॉमी क्लास में। आज हम बात करेंगे मौद्रिक नीतियों की, जिसे अंग्रेजी में मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। इस इकोनॉमी के इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा सकता है, क्योंकि इससे बड़े ही आसान और सरल तरीकों से कई बार प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौद्रिक नीतियाँ क्या होती हैं? तो भाई, मौद्रिक नीतियों की अगर हम चर्चा करें तो मौद्रिक नीतियाँ कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीतियां किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। इस बात को हमें केंद्रीय बैंक, अगर भारत में बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यह जिम्मेदारी क्यों है, क्यों केंद्रीय बैंक इसको जारी करता है? क्योंकि इन नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। किसके प्रवाह को? मुद्रा के प्रवाह को, यानी कि जो मनी फ्लो है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मौद्रिक नीतियों के माध्यम से। तो देश की केंद्रीय बैंक इन नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलन या संतुलित बनाए रखती है। यानी कि बाजार में, अर्थात आपके पास या मेरे पास, मेरी जेब में या आपकी जेब में कितना रुपया होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा भाई? इस चीज़ को देखते हैं। यदि ये ज़्यादा हो जाए तो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होने की वजह से मुद्रास्फीति का जन्म होता है। यानी कि यदि किसी के पास ज़्यादा रुपया आ जाएगा तो उसे एक तरीके से किसी वस्तु को खरीदने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी और वस्तुओं के मूल्य भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मुद्रा का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, लोगों के पास पैसा ना रहे, तो क्या होगा? यहाँ पे मुद्रास्फीति तो कम होगी, लेकिन उत्पादन कम हो जाएगा, बेरोजगारी दर भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो जाए तो ये मुद्रास्फीति को जन्म देती है। मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहा जाता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो सामान्य भाषा में आप इसे महंगाई के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि ये ज़्यादा प्रवाह हो जाए पैसे का तो महंगाई उत्पन्न हो जाएगी, और अगर ज़्यादा कमी हो जाए तो इससे क्या होगा? मंदी उत्पन्न हो जाती है बाजार में। जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा भाई? बाजार में वस्तुओं की खरीद जो है वो कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से किसी भी देश का केंद्रीय बैंक और हमारे देश के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक इन नीतियों के माध्यम से क्या करती है? इन नीतियों के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को संतुलित बनाए रखती है। ना तो ज़्यादा होने देती है और ना ही कम होने देती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मौद्रिक नीति समिति की, ये नीतियाँ जारी कौन करता है? तो ये नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति वर्ष 2016 में अस्तित्व में आई, जब उर्जित पटेल समिति के सुझावों पर इसका गठन किया गया। इसके अतिरिक्त इसको लाने के लिए क्या किया गया? तो इसको लाने के लिए आरबीआई अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में 2016 में संशोधन किया गया। और 1934 की जो एक धारा है, कौन सी धारा? 45 जेड बी के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी के अंतर्गत संशोधन किया गया और 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। और मौद्रिक नीति समिति के द्वारा लिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? तो ये निर्णय जो है बैंकों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अधिनियम की धारा 45 जेड बी के अनुसार एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होंगे भाई? 6 सदस्य होंगे। कौन कौन होगा? एक गवर्नर होगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे। वे अध्यक्ष के रूप में इस समिति में स्थापित होंगे। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो जो उप गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं? वो मौद्रिक नीति प्रभारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं इस समिति में। इसके साथ साथ केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी होगा इसमें, और इसके साथ साथ 3 जो सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपने ऊपर के सदस्य देखे, ये आरबीआई की ओर से आते हैं और 3 सदस्य जो है वह केंद्र सरकार की ओर से आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार किसी भी मंत्री इत्यादि को भेज देगा। केंद्र सरकार भी उन व्यक्तियों को भेजता है जो अर्थव्यवस्था के मामले में कुछ भरपूर और महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें
तो मौद्रिक नीतियों के कुछ उपकरण हैं जिन्हें हम दरों के रूप में या रेट के रूप में जानते हैं। जैसे रेपो रेट अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला शब्द है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। वाणिज्यिक बैंक अब यहाँ पर कौन है? वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक अंग्रेजी में, यानी कि जैसे एसबीआई हो गया, आपका पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। ऐसे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनको रेपो दर पर, किस पर भाई? रेपो दर पर। रेपो दर, दर मतलब ब्याज का एक जो रेट होता है ना, परसेंटेज, उसको हम बोल रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए देता है, कम अवधि के लिए धनराशि किसको दे रहा है? बैंकों को दे रहा है। कौन? आरबीआई, ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। शॉर्ट टर्म के लिए, अल्प अवधि के लिए दिया जाने वाला यह ऋण होता है। शॉर्ट टर्म की अवधि मैक्सिमम कितनी होती है? 90 दिन की होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। अल्प अवधि जो होती है अधिकतम 90 दिनों की होती है। इसके साथ ही अगर हम बैंक दर की बात करें, इसको कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। बैंक रेट अगर इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ये क्या होता है? ये वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर को हम क्या बोल रहे हैं? बैंक दर बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आगे अगर हम देखें तो एक होता है नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर। ये भी मौद्रिक नीति का एक उपकरण है, एक टूल्स है, जिसके माध्यम से बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे कैश रिजर्व रेशियो के रूप में जाना जाता है। अगर इसके साथ ही अगर हम इसमें देखें तो सीआरआर के तहत क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि को आरक्षित रखना होता है। यानी कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अब क्या होगा कि मान लिया कि एसबीआई ने 100 रुपये कमाए, उसके पास कुल जमा राशि कितनी है? 100 रुपया है। इसमें से आरबीआई ने तय कर दिया कि भाई मान लिया कि सीआरआर का रेट तय किया गया 4%। कितना तय किया गया भाई? 4% तय किया गया। यानी कि 100 रुपये का 4% यानी कि 4 रुपया। 4 रुपया जो है अब उस बैंक को, वाणिज्यिक बैंकों को कहाँ रखना होगा? वाणिज्यिक बैंकों को जो है कैश के रूप में, कैश के रूप में, मुद्रा कैश के रूप में कहाँ रखना होगा? आरबीआई के पास आरक्षित रखना होगा। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे कि कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास यानी केंद्रीय बैंक के पास अपना न्यूनतम जमा राशि को आरक्षित रखना होता है। इसी तरीके से एसएलआर की अगर हम बात करें, वैधानिक तरलता अनुपात की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है? इसमें वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर जमा का, यानी जो कुल जमा राशि है बैंक के पास, उसका न्यूनतम एक परसेंटेज जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को कहाँ रखना होता है? या तो वह नकदी में, कैश में, या गोल्ड के रूप में, या फिर डिवेंचर प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास सुरक्षित रखेगा। इसका भी एक परसेंटेज तय कर दिया जाता है। मान लिया कि 4% तय कर लिया गया, और इसमें जो धनराशि है 4% जो भी जमा राशि है उसका वह बैंक अपने पास या तो कैश में रखेगा, या गोल्ड में रखेगा, या फिर प्रतिभूतियों के रूप में रखेगा। लेकिन सीआरआर के मामले में हम देखते हैं कि केवल और केवल कैश के रूप में यह केंद्रीय बैंक के पास रखेगा। लेकिन एसएलआर जो है बैंक स्वयं अपने पास रखता है इन भिन्न भिन्न रूपों में। लेकिन इन सब चीज़ों का उपयोग जो है मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता है अन्य मामलों में या खर्चों में। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक का कंसेप्ट आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये थी मौद्रिक नीति समिति को लेकर एक छोटी सी पहल, जो बेसिक बेसिक चीज़ों को पूर्ण करती है और आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।